यहाँ किसी कोई मुलाजमत हासिल करने में जो है कामयाब हों, नहीं। कोई पावर का आपने कोई नया प्रोजेक्ट इन दरियाओं पे बनाया, जो हमने डीपीआर तैयार किए उनको आपने डब्बे में बंद रखे। हर लिहाज से अगर आप देखें तो यहाँ लोगों को तंग करने के अलावा और कुछ नहीं मिला। कहते हैं हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगता है कि यहाँ आतंकवाद जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस ने फैलाया। पहले तो मेरी समझ में नहीं आता ये बीजेपी वाले अलग अलग ज़बान में बात क्यों करते हैं। बाकी मुल्क में जब इनको तकरीर करनी होती है तो आतंकवाद, मिलिटेंसी, टेरर, इन चीज़ों के लिए ये पाकिस्तान को कसूरवार ठहराते हैं। जब जम्मू कश्मीर में आते हैं तो पाकिस्तान का कहीं जिक्र नहीं होता। जम्मू कश्मीर में ये कहते हैं ये 3 खानदान जो है ये मिलिटेंसी के लिए कसूरवार हैं। 1 मिनट के लिए अगर होम मिनिस्टर साहब ये मानते हैं कि जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी हमारा कसूर है, मेरा है, जावेद राणा साहब का है, मियाँ साहब का है, हमारी बहन परवीन का है, बाकी साथियों का है, तो खुदारा फिर पाकिस्तान से आप बात क्यों नहीं कर रहे हो? अगर पाकिस्तान मिलिटेंसी के लिए जिम्मेदार नहीं है, अगर मिलिटेंसी के लिए जिम्मेदार ये 2 सियासी तंजीमें या ये 3 खानदान हैं, तो आपने पाकिस्तान के साथ बातचीत का रास्ता बंद क्यों किया? आपने पाकिस्तान के साथ जो हमारे रास्ते खुल गए थे, जो हम लोगों का आना जाना रहा था, आपने उसको बंद क्यों किया? कहीं ना कहीं आपके कहने और आपके करने में फर्क है और वो फर्क समझ नहीं आता। अब यहाँ लोगों को डराने के लिए वो हमारे मंशूर के हवाले से कहेंगे कि हम लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले, कांग्रेस वाले, हम आपके रिजर्वेशन के खिलाफ हैं। अरे ना, रिजर्वेशन यहाँ पे खासकर मेरे जो पहाड़ी भाई हैं, बहन हैं, उनके रिजर्वेशन के लिए सबसे पहले अगर यहाँ से चिट्ठी गई, उस चिट्ठी पे जनाब फारूक अब्दुल्ला साहब का दस्तखत था और किसी और का था नहीं। ये हम लोग थे जिन्होंने अपनी हुकूमत में 2014 से पहले पहाड़ी रिजर्वेशन का सिलसिला खोला। उसी चीज़ को नकल करते हुए मरकज़ ने जो है इस चीज़ को आगे लिया। हम वो लोग नहीं हैं ना जो आपके रिजर्वेशन की चीज़ का जो आपका हक है उसमें टांग अड़ाएंगे या उसमें आपको तंग करेंगे। उल्टा हम ये करना चाहते हैं कि इस रिजर्वेशन का फ़ायदा आप लोगों को मिलना चाहिए। इन बीजेपी वालों ने इस रिजर्वेशन का फायदा उन लोगों को दिया है जो शायद ही जिंदगी में कभी जम्मू शहर से बाहर आए हों। इसलिए आज लिस्टें नहीं निकल रही हैं। आज जब से आपको रिजर्वेशन का फायदा मिला है उसके बाद बताइए ना, कोई रिक्रूटमेंट का लिस्ट निकला? एक भी नहीं। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि अगर इलेक्शन से पहले उन्होंने रिक्रूटमेंट की कोई लिस्ट निकाली तो उनका सारा झूठ आपके सामने बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। उसमें ना मेंढर का कोई होगा, ना पुंछ का कोई होगा, ना सुरनकोट का कोई होगा, ना रजौरी का कोई होगा, ना धराल का कोई होगा, ना कालाकोट का कोई होगा। उसमें अक्सर बेशतर जो लोग इस रिजर्वेशन का फ़ायदा लेंगे वो वही लोग हैं जहाँ जिनके बच्चे जो हैं जम्मू के स्कूलों में पढ़े, जिन्होंने जम्मू शहर के बाहर कोई इलाका देखा नहीं। और आप लोग जिनको वाकई इस रिजर्वेशन का फ़ायदा मिलना चाहिए था, आप वैसे के वैसे ही रह जाओगे। इसलिए इनके झूठ में मत पड़िए, इनके झांसे में मत पड़िए। ये वही लोग हैं जो आज सुबह तक आपको ये कहते रहे कि मियां अल्ताफ साहब इस प्रोग्राम में नहीं आएंगे। कह रहे थे ना, जगह जगह इन्होंने, क्यों? इनको झूठ के अलावा और कुछ है नहीं बेचने के लिए ना। तो हमारे जलसे को नाकामयाब करने के लिए उन्होंने जगह जगह ये अफवाह फैलाई कि ना नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रोग्राम में मियां अल्ताफ साहब आएंगे नहीं क्योंकि वो मेंढर आके यहाँ पे वोट मांगना नहीं चाहते। चलिए ना, आपके सामने झूठ कौन बोल रहा था, सच कौन बोल रहा था, वो आपके सामने है। और इसी तरह मैं आपसे कहता हूँ, कल जब तकरीर होगी उसमें झूठ के अलावा कुछ नहीं होगा और कुछ नहीं होगा। इन्होंने दिया क्या? आज देखिए बिजली का हाल देखिए, 8-8, 10-10, 12-12 घंटे बिजली की कट और बिजली का बिल आसमान में। पूछिए होम मिनिस्टर साहब से, क्या खता थी आपकी जहां हमारे दौरे हुकूमत में बिजली का बिल 250, 300, 350 रुपए, आज बिजली फीस देहात के इलाकों में 1650 रुपए से कम महीने का बिल आपके घर नहीं पहुंचता। रोजगार के मुतालिक मैंने बात की। हमने अपने मंशूर में वादा किया है कि हमारी हुकूमत आई तो पहले दिनों के अंदर हम 1 लाख सरकारी नौकरी लगाने का काम करेंगे। बिजली के मुतालिक हमने वादा किया है कि हमारी हुकूमत आई तो हम आपको महीने के 200 यूनिट मुफ्त बिजली फराहम करना शुरू करेंगे।
ताकि बिजली के बिल का जो आपके ऊपर दबाव है वो कम हो। मुझे वो दिन अच्छी तरह से याद है, पता नहीं आपको याद है या नहीं, जब वजीर आजम साहब ने गैस के चूल्हे बांटे थे। कहा था ये गैस का चूल्हा ले लो और इसको इस्तेमाल करो घर में खाना बनाने के लिए, क्योंकि आप लकड़ी जलाते हो उससे आपकी सेहत पे असर पड़ता है, आप गोबर जलाते हो उससे आपकी सेहत पे असर पड़ता है, ये गैस का चूल्हा जलाओ और इससे खाना बनाओ। लेकिन वजीर आजम साहब उस वक्त ये बताना भूल गए थे कि गैस का चूल्हा जलाने के लिए गैस का सिलेंडर भी खरीदना पड़ता है और हर महीने गैस के सिलेंडर की कीमत जो है वो बढ़ती जाएगी। नतीजा ये निकला कि आम तौर पे ऐसे घर हैं जो इस गैस के चूल्हे को जलाने के काबिल ही नहीं। उन्होंने इस गैस के चूल्हे पे कपड़ा चढ़ा के उसको सजावट के तौर पे इस्तेमाल किया, खाना पकाने के लिए नहीं। हमने अपने मंशूर में वादा किया है कि चूल्हा उन्होंने दिया होगा, जलाने के काबिल आपको रखा नहीं, हम साल में आपको 12 गैस के सिलेंडर मुफ्त देंगे ताकि वो चूल्हा जो है दोबारा जले। लेकिन उस चूल्हे का क्या फायदा ना जिस चूल्हे पे कुछ पकाने के लिए ना हो। और यही मैं फिर होम मिनिस्टर साहब से पूछता हूँ, क्या कसूर था लोगों को यहाँ के आपने राशन कार्ड में से सारा सामान निकाला। हमारे दौरे हुकूमत में इसी राशन डिपो के तहत मिट्टी का तेल आपको फराहम होता था, इसी राशन डिपो के तहत चीनी आपको मिलती थी, इसी राशन डिपो के तहत स्केल के हिसाब से आपको राशन मिलता था। आज इस राशन डिपो से ना आपको मिट्टी का तेल मिलता है, ना आपको चीनी मिलती है, और राशन का स्केल उतार के इन्होंने 3.5-5 किलो महीने का किया है, जिस पे किसी का गुजारा ही नहीं होता। और हम वादा बंद हैं कि हमारी हुकूमत आई तो एक तो हम दोबारा आपको मिट्टी का तेल और ये चीनी फराहम करना शुरू करेंगे और राशन का स्केल भी बढ़ाएंगे ताकि आप लोगों का गुजारा हो। फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत इन जंगलों पे पहला हक हमारे गुजर बकरवाल भाइयों का था, उस हक से आप लोगों को महरूम रखा गया। हमने अपने मंशूर में वादा किया है कि इंशाअल्लाह हमारी हुकूमत आई तो फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत इन जंगलों पे पहला हक आपका होगा, फिर किसी और का। इसी तरह हमारे दरियाओं पे रेत निकालने के लिए, पत्थर निकालने के लिए ये हम निकालते थे, इसका हक हमारा होता था। इन लोगों ने बाहर से लोग लाए और ये ठेके उनको दिए। इंशाअल्लाह हमारे मंशूर में हम इस बात पे वादा बंद हैं कि जहाँ जहाँ बड़ा प्रोजेक्ट बनेगा, चाहे वो बिजली को लेके हो, सड़क को लेके हो, टनल को लेके हो, चाहे वो दरिया से रेत या पत्थर निकालने की बात हो, जहाँ पे भी ये प्रोजेक्ट बनेंगे वहाँ पे रोजगार का पहला हक हमारे नौजवानों को होगा, फिर किसी और को होगा। लेकिन इन सब चीज़ों को मुमकिन बनाने के लिए आपको एक बात का ख्याल ज़रूर रखना पड़ेगा कि आपके वोट तकसीम नहीं होने चाहिए। अब ये बीजेपी वाले आएंगे और आपसे वोट मांगेंगे। मैं तो पहले उस बीजेपी के जो उम्मीदवार है उससे पूछता ना, आपकी सियासत क्यों इतनी बदल जाती है, पता ही नहीं चलता ना, आप एक दिन इस साइड हो तो दूसरे दिन दूसरे साइड। मुझे वो दिन अच्छी तरह से याद है जब 1 साल पहले 370 को लेके मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने था। सुप्रीम कोर्ट के सामने 370 हटाने के खिलाफ मैं मुजफ्फर बेग साहब के साथ यही बीजेपी का उम्मीदवार खड़े होकर उस वक्त सुप्रीम कोर्ट को लेक्चर कर रहा था। 1 साल पहले वो 370 को बचाना चाहता था, आज वो उस तंजीम के साथ इलेक्शन लड़ रहा है जिसने 370 हटा दिया और कहा ये कभी वापस नहीं आएगा। तो मुझे बताइए ना आप उम्मीदवार साहब, आपका ये रूप सही है या आपका वो रूप सही है? क्योंकि दोनों सही हो नहीं सकते। 1 साल पहले आप एक बात कर रहे थे, आज आप एक बात कर रहे हो। लेकिन मैं एक और आपसे बात कर पूछना चाहता हूं, जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं, मुझे बताइए ना आप इस जमात में आपकी हैसियत क्या है? ये जो बीजेपी के बड़े बड़े लीडर हैं, ये आपको किस अंदाज से देखते हैं? क्योंकि जहां तक मुझे मालूम है ये आज़ादी के बाद पहली ऐसी हुकूमत है जहां मरकज की सरकार में 14% इस मुल्क की जो आबादी मुसलमानों की है उसमें एक भी मिनिस्टर नहीं है, एक भी नहीं। जिन मुसलमानों से ये आज वोट मांगने आएंगे
जिन मुसलमानों से आज ये होम मिनिस्टर साहब वोट मांगने आएंगे, उनसे पूछिए क्या हमारा हक नहीं था कि हमारा भी नुमाइंदा कहीं मरकज की हुकूमत में हो, जहां 2% आबादी सरदारों की जो है उनका नुमाइंदा है, हमारा 14% आबादी जो है, क्या हमारा नुमाइंदा का कोई हक नहीं? क्या 140 करोड़ मुसलमानों में आपको एक भी मुसलमान ऐसा नजर नहीं आया जो यहाँ मिनिस्टर बनने के काबिल हो? और क्या यही बीजेपी को हम वोट दें जो हमारे मस्जिदों पे ताले लगाएं, जो हमारे दरगाहों पे ताले लगाएं, जो हमारे मदरसों पे ताले लगाएं, जो मुसलमानों के दुकानों को बुलडोजर चलाए यूपी में, जो हमारे नमाज पढ़ते हुए जुमा को नमाजियों को लात से नीचे गिराए, जो हमारी बेटियों को बच्चियों को कहें कि पहले दुपट्टा उतारो फिर जाके कॉलेज या स्कूल में तालीम हासिल करो? क्या इस बीजेपी के लिए ये लोग वोट मांगने आएंगे? किस मुंह से मांगेंगे ना? इन्होंने किया ही क्या हमारे लिए कि आप लोग अपने वोट उनके लिए जो है तकसीम करोगे? और यही बात वो पीडीपी वाले क्या झूठ कहते हुए वो थकते नहीं है? 2014 में यही पीडीपी वाले थे जिन्होंने उस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस को हराने के लिए एक ही नारा इस्तेमाल किया, कहा बीजेपी को रोकने के लिए पीडीपी को जितवाना जरूरी है। और 28 सीटें जम्मू कश्मीर के लोगों ने उस वक्त मुफ्ती साहब के गोद में डाले। नतीजे निकलते ही मुफ्ती मोहम्मद सैयद साहब ने क्या किया? वो 28 के 28 एमएलए जो हैं बीजेपी की गोद में जाके डाल दिए। आप कैसे भरोसा कर सकते हो कि कल को अगर दोबारा ये पीडीपी वाले जीतते हैं ये जाके बीजेपी के साथ जाके बैठेंगे? नहीं। 2014 में जैसे किया वो 2024 में भी कर सकते हैं। इसलिए आज मैं आया हूं मियां साहब के साथ, अपने बाकी साथियों के साथ, आपको होशियार करने के लिए, आपको बाखबर करने के लिए कि खतरा अभी टला नहीं है। ये लोग मुकम्मल कोशिश करेंगे हमारी आवाज को दबाने की, हमें तकसीम करने की, हमें अलग करने की। ये चाहते नहीं है कि हम एक साथ आए, क्योंकि जब हम एक साथ आते हैं नतीजा इनके लिए अच्छा नहीं होता। जब हम एक साथ आते हैं तो भारी अक्सरियत से मियां अल्ताफ साहब जैसे लीडर जो हैं वो कामयाब होके जाते हैं। इनकी कोशिश रहेगी और आप मान के चलिए ये आपको तकसीम करेंगे, कौन मुसलमान, कौन हिंदू, कौन कश्मीर से, कौन जम्मू से, कौन गुजर, कौन पहाड़ी, क्योंकि ये चाहते नहीं है कि सब एक साथ आए। लेकिन मैं आपसे मोतबाना इस बात की गुजारिश करने आया हूँ कि मत हो जाए, ना हो जाए अलग, मत दीजिए इनके साजिशों को कामयाब होने का मौका। आप लोग मेहरबानी करके 25 तारीख, अब ज़्यादा दिन रहे नहीं, 3 दिन रह गए कैंपेन को और उसके बाद 2 दिन के बाद वोट पड़ेंगे, 5 दिन रह गए कुल। मेहरबानी करके मेरी इन बातों पर गौर करिए। अपने मुस्तकबिल को बेहतर बनाने के लिए, इन बच्चों के मुस्तकबिल को बेहतर बनाने के लिए मेहरबानी करें। हल का बटन जो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का अलायंस का बटन है, इसको दबा के आप जावेद राणा साहब को कामयाब करें, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह आपने मियां अल्ताफ साहब को यहाँ से कामयाब किया। मैं इन्हीं बातों पे अब आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफाजत में रखे, घरों को आबाद रखे। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।